इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। मुसलमानों के दौर में जितनी तरक्की हिंदुस्तान ने की है वो कभी नहीं की थी, और आज भी जो इंडिया की शक्ल है, खुद इंडियंस जो कि मुसलमानों से शदीद नफरत करते हैं, ब्राह्मण क्लास उनकी, वो भी एक्नॉलेज करती है कि इंडिया को बनाने वाले मुसलमान हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड, 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की। आखिर क्या वजह है? इंडिया डॉलर पर कंट्रोल कर रहा है, बांग्लादेश डॉलर पर कंट्रोल कर रहा है, जबकि हम यहाँ पर ये खबर सुन रहे हैं कि आने वाले टाइम में 500 का डॉलर हो जाएगा। जब अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब हमारे पास हुकूमत नहीं है, और हिंदू क्योंकि 60-50 साल आगे निकल चुके हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर, अब मुसलमानों के लिए उनको कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इंडिया के अंदर वो काम कर रहे हैं कि जी हमें डिजिटल रुपी के ऊपर जाना है। डिजिटल रुपी सारी बात है कि जिसे आप कहते हैं ना कि एक करेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होगी। इवन अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन करेंसी यूज कर रहा है। रशिया इस हवाले से सोच रहा है, मलेशिया ने अनाउंस कर दिया है। क्या हमें भी इस सिचुएशन में, मुश्किल की सिचुएशन में अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए? हमें भी इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर, और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ जब वजीर आजम थे तो बात क्यों नहीं करते थे? तब तो कहते थे मैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूंगा, मैं कॉटन नहीं मंगवाऊंगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मंगवा लूंगा, मैं इधर से नहीं, भारत से, ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मंगवाऊंगा। तो ये सियासतदान हमारे ऑपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। बीमा साहब, उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, वो एक इशू है। बेहतरी करना पाकिस्तान के अंदर, चीजों की प्राइसेस नीचे आए, ट्रेड करें भारत के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी 76 साल में कोई ऐसा काम नहीं करना जो नेशनल इंटरेस्ट। खान साहब, मुझे आज याद है, हमने कई दफा ये बात की थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए भारत के साथ, लेकिन दूसरे दिन फौरन कह दिया था कि हम ट्रेड नहीं खोलेंगे। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्रेड मिनिस्टर भेजा है एम्बेसी, हाई कमीशन ऑफिस में इंडिया में, लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े ही खा रहा है वहां। तो मेरा मकसद ये है कि हम कोई भी जो काम ऐसा नहीं करना चाहते जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जातियात और डॉलर बेस्ड पॉलिसीज बनाएंगे, वो यही होगा। जब 22 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो, कान बंद हो, चीमा साहब, वो इस तरह ही है। हालांकि भारत के साथ उस रीजन, भारत, आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड, 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन, डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले। लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली हैं अंदर आप। और मैं एक और बात बता दूं, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप उस नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि इट इज हर्टिंग नाउ। अगले दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है, 3 रमजान के अंदर। तो मैं अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है? इमरान खान साहब अक्सर अपनी स्पीच में, अक्सर नहीं बल्कि तकरीबन जब भी स्पीच करते हैं तो ये कहते हैं कि इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और उसकी ये रीजन है, वो रीजन है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, इंडिया की जो उनसे डेमोक्रेसी काफी हद तक बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है उसकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो हमारी पब्लिक को या हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रही, तो वो हम अडॉप्ट करें या फॉलो करें या उस तरह का कुछ किया जाए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, इसमें सबसे पता मेन बात क्या है कि हमारे और उनमें फर्क क्या है। क्या फर्क अब 75 ईयर्स हो गए उनको भी आजाद हुए, हमें भी, यानी एक दिन का फर्क है। वो भी एक दिन हमारी हिस्ट्री में बता दिया। हिस्ट्री में देखें, सबसे बड़ा उसमें ड्रॉबैक है कि उधर सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जो एग्जेक्टिव है उन्होंने अपना काम करना है, इंतजामिया जो है एग्जेक्टिव है, अदलिया है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सेपरेशन पर है। यानी हर डिपार्टमेंट खुद अथॉरिटेटिव है कि हर डिपार्टमेंट अपने अपनी जगह पर रहकर
آئین اور قانون کے دائرے میں وہ کام آرمی کر رہا ہے چاہے وہ وہ کوئی بھی ہے. ہمارے اندر اتنی انوالومنٹ ہے, وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ چاہے کوئی بھی ہو, ایک نیوٹرلی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ انوالومنٹ کی وجہ سے جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے. اب ہمارے ہاں بزنس مین ادھر کیوں نہیں آتے؟ کہ اب انہیں فورن انویسٹر جی فورن انویسٹرز کیوں نہیں آتے؟ انہیں 10 جگہ پر لوگ بلیک میل کرتے ہیں سیکورٹی ایشو بھی معذرت کے ساتھ, اس میں چاہے میڈیا ہو, اس میں چاہے بڑے بڑے گروہ ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, تو جب ان لوگوں کو اتنی بلیک میلنگ ہوتی ہے تو وہ نہیں آتے. اور دوسری سائڈ پہ جو انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو فارن انویسٹر آتے ہیں انہیں پراپر جو لیٹس سپوز انڈیا کے وہاں کے جو ان سے بزنس مین ہیں ان سے زیادہ فیسلٹی دی جاتی ہے, انہیں جگہ دی جاتی ہے انڈسٹری لگانے کے لیے, انہیں بل کو تھوڑا سا ان کے لیے کام کیا جاتا ہے, مطلب فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. مکینزی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 2025 تک اس کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ملینز آف جابس, تقریباً 65 ملین جابس کہہ رہے ہیں وہ کریٹ کرے گا بائی 2025. دس از واٹ یہ مکینزی ڈیجیٹل ہے, انہوں نے بیسیکلی ڈیجیٹل انڈیا کے اوپر ایک رپورٹ لکھی تھی. سو یہ آبویسلی بڑے نمبر ہیں, بڑے اسٹیٹسٹکس ہیں. انڈیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیجیٹل روپی کے اوپر جانا ہے, اور ڈیجیٹل روپی ظاہری بات ہے کہ یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کرنسی ہے جو کہ الیکٹرانک فارم میں اویلیبل ہوگی. اور بہت سارے تو لوگ مجھے یہ پتا ہے کہ انڈیا میں شاید یہ ڈیجیٹائزیشن آلریڈی یہ چل رہی ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے وہ اس کو کس طرح ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں. پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 800 ملین لوگ جو ہم اسمارٹ فون یوزرز ہیں اس وقت انڈیا کے اندر, 800 ملین 800 ملین, یعنی کہ اگر 200 ملین پاکستان کی زیادہ 225 ملین ہے تو تقریباً 3 گنا زیادہ, ٹھیک ہے جی. اور جو اسمارٹ فون ہے وہ تقریباً انڈیا کی 44% آف دا انٹرنیٹ ٹریفک. اٹ مینس کہ ہر بندہ جو اسمارٹ فون کے اندر انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے دیٹ از موسٹ کاسٹلی ایز کمپیئر ٹو دا وائی فائی. اور یہ آپ امیجن کر لیں, یہ جو اسمارٹ فون کے انٹرنیٹ یوزز 2017 میں 18% تھے. آج انڈیا میں جو اسمارٹ فون جو فونز کے اندر جو انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے وہ مور دین 44% جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری وہ یوتھ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, یہ گیجٹس ان کو دینا چاہتے ہیں. ہمارے پاس گیجٹس ہی نہیں ہیں, اور ہماری یوتھ جو ہے وہ کس طرح پیچھے رہ گئی ہے. میں اس کو یہ دیتا ہوں, میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ میرے انٹرنیٹ میں میرے سامنے گزرا تھوڑا دن پہلے کہ انڈیا کے اندر ایز جو سب سے لوئسٹ فون آئی تھنک ہے وہ 40-50 ہزار روپے کا انڈین روپی کا جو ہے وہ مل رہا ہے. اچھا پاکستان میں آپ نے فون لینے جانا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم وہ 5 لاکھ روپے کا فون پڑتا ہے. میں ابھی امریکہ میں ہوں تو مجھے کسی دوست نے کہا یار فون دیکھنا وہاں پہ. میں ایپل اسٹور پہ گیا, ادھر ایپل اسٹور تے آج ٹولتے پھر دینے کی گڈیاں, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا پرانے فون دے جو نئے فون لے جاؤ. مطلب دس از اور ٹیکنالوجی کو رول کے رکھ دیا.